गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे परासरण दाब का जैविक महत्व, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। तो मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए आप अपनी आँख कुछ सेकंड के लिए बंद करेंगे। चलिए, अब हम समझते हैं कि आपकी एनर्जी और हमारी एनर्जी सिंक्रोनाइज हो चुका है, तो हम वीडियो चालू करते हैं। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, ये कहलाता है परासरण दाब का जैविक महत्व। परासरण की जैविक महत्व में हम 3 क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला होता है ह्यूमन बीइंग्स से रिलेटेड, दूसरा होगा प्लांट से रिलेटेड और तीसरा होगा इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस। ये 3 क्षेत्रों पर हम इसकी महत्व को देखेंगे। इन तीनों को पढ़ने से पहले हम अपनी थोड़ा सा ज्ञान को रिमाइंड कर लें। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि जो परासरण दाब होती है, अगर वह सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच होती है, तब इसकी जो फ्लो डायरेक्शन होता है वो सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन होता है। क्योंकि इसमें सॉल्वेंट लो कॉन्सेंट्रेशन होता है और ये हाई कॉन्सेंट्रेट होता है। अगर 2 डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन के बीच होती है, अगर लेस कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन और हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के बीच अगर ऑस्मोसिस होती है, तो इसकी फ्लो डायरेक्शन होता है लेस कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। और अगर इसको हाइपर और हाइपो एंड हाइपर के टर्म में देखें, तो यहाँ लेते हैं हम हाइपो सॉल्यूशन और हाइपर सॉल्यूशन के बीच अगर देखें तो इसमें फ्लो की डायरेक्शन होती है हाइपो टू हाइपर होता है, हाइपो टू हाइपर। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस की ओर जाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स पर क्या इम्पोर्टेंस है, इसके लिए हमको पता है कि हमारी जो ब्लड है, रक्त का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, रक्त का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है बराबर होता है 0.9% जलीय विलयन NaCl के, जलीय विलयन NaCl के, जिसको हम सलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं। सलाइन सॉल्यूशन अर्थात हम कह सकते हैं द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आवर ब्लड इज इक्वल टू द सलाइन सॉल्यूशन। और हम जानते हैं कि जो सॉल्यूशन आइसोटोनिक होते हैं उनमें ऑस्मोसिस की फिनोमेना नहीं होती। इसीलिए सलाइन सॉल्यूशन को जब बॉडी पर इंजेक्ट कराया जाता है तो ये अपने को पेन क्रिएट नहीं करता। लेकिन अगर सलाइन सॉल्यूशन से अधिक कॉन्सेंट्रेशन का या लो कॉन्सेंट्रेशन का अगर विलयन के संपर्क में लाते हैं तो ऑस्मोसिस की फिनोमेना होगी। इसको हम लिखते हैं फिर से। मान लो कंडीशन पहला कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड ज़्यादा है या ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड कम है, हाई कॉन्सेंट्रेट सलाइन सॉल्यूशन, हाई कॉन्सेंट्रेट सलाइन सॉल्यूशन, तब इस परिस्थिति में चूंकि लो कॉन्सेंट्रेट होगा
ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ से लिक्विड निकल करके इधर जाएगी और इसलिए हमारा जो ब्लड सेल के अंदर जो लिक्विड रहता है वो बाहर निकलेगा और हमारा ब्लड सेल श्रिंक हो जाएगा, ब्लड सेल श्रिंक हो जाएगा, पिचक जाएगा। और यदि तीसरा कंडीशन की बात करें, अगर ओपी ऑफ आवर ब्लड, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आवर ब्लड अगर ज़्यादा होगा सलाइन सॉल्यूशन से या ये कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन ऑफ सलाइन सॉल्यूशन लेते हैं, तो चूँकि इसकी कंसंट्रेशन कम है इसलिए यहाँ से वाटर क्या होगी, ब्लड की ओर आएगा और इसमें क्या होगी, इधर की ओर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा। तो यहाँ इस क्रिया में ब्लड सेल से ब्लड लिक्विड बाहर निकलकर इधर की ओर आ रहा है, तो इस घटना को बोलते हैं हम एक्सोऑस्मोसिस, और इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रोऑस्मोसिस बोला जाता है। और इसका एक स्पेशल नाम है कि जब ब्लड लिक्विड बाहर निकल के अगर सॉल्यूशन की ओर आती है तब इसको कहा जाता है हीमोलाइसिस कहलाता है, और ये कहलाता है प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। मीन्स हीमोलाइसिस और प्लाज्मोलाइसिस की वजह से ही हमारी ब्लड सेल की शेप चेंज हो रहा है, ब्लड सेल की आकार चेंज हो रहा है। अगर हीमोलाइसिस होता है तो ब्लड सेल छोटा हो जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस होगी तो ब्लड सेल बड़ा हो जाएगा, ऑस्मोसिस की क्रिया होगी। इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि पेशेंट को सलाइन सॉल्यूशन में मेडिसिन मिक्स करके लगाने का, क्योंकि इससे दोनों आइसोटोनिक होते हैं, परासरणिक क्रिया नहीं होती और पेन क्रिएट नहीं होता। मीन्स अगर हम ऐसा कोई मेडिसिन यूज़ करें जो हमारी ब्लड से हाइपरटोनिक होगा तब भी ऑस्मोसिस होगी और हमको पेन क्रिएट करेगा। और दूसरा, अगर हाइपरटोनिक होगा मेडिसिन हमारी ब्लड से तब भी ऑस्मोसिस होगी और हमको पेन क्रिएट करेगा। इससे हम यह कहने में समर्थ हो जा रहे हैं कि कौन सी मेडिसिन हमारी बॉडी में इंजेक्ट करने पर दर्द क्रिएट करेगा और कौन सी मेडिसिन हमारी बॉडी में इंजेक्ट करने पर दर्द क्रिएट नहीं करेगा। तो यहाँ पर शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं कि हाइपो एंड हाइपर सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू आवर ब्लड, जो मेडिसिन होंगे वो बॉडी में इंजेक्ट करने पर पेन क्रिएट करेंगे। ये हो गई हमारी रक्त से रिलेटेड। अब इसी पर कुछ और बातें देख लें कि जो व्यक्ति अपनी भोजन में ज़्यादा नमक खाता है या ज़्यादा नमक युक्त भोजन ग्रहण करता है, उन दोनों ही परिस्थितियों में उस व्यक्ति की ब्लड सेल या उस व्यक्ति की ब्लड हाई कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, और इसलिए ये हाई कॉन्सेंट्रेट जो ब्लड होता है वो एक्स्ट्रा वाटर खींचता है, और एक्स्ट्रा वाटर लेने की वजह से वह व्यक्ति क्या हो जाता है, फूल जाता है, और इस घटना को हम इडीमा के नाम से जाने जाते हैं। वो व्यक्ति इडीमा से ग्रसित हो जाता है। मीन्स एक बार फिर से देखते हैं, जो व्यक्ति ज़्यादा नमक खाता है या ज़्यादा नमक युक्त भोजन करता है उसकी ब्लड हाई कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, या और इसलिए वह बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर लेता है परासरणिक क्रिया की वजह से, और उसकी ब्लड सेल की साइज़ बढ़ जाती है और व्यक्ति फूल जाता है, और इसको कहा जाता है कि वो एडिमा का शिकार हो गया। दूसरा, अगर देखें गले में खराश जब होती है तो डॉक्टर हमको सलाह देते हैं कि नमक पानी से गरारा लगाने का, नमक पानी से गरारा
नमक पानी से गरारा लगाने की सलाह दी जाती है और नमक पानी की गरारा लगाने से गले की खराश ठीक हो जाती है। इस पर हम देखते हैं कि हमारे जब खराश की अवस्था में रहती है तो हमारी बॉडी का जो गले में जो सेल होता है वो सेल स्वेल्ड स्टेट पर रहता है, स्वेल स्टेट पर रहता है। और स्वेल स्टेट है मतलब इट हैज़ एक्स्ट्रा वाटर, इट हैज़ एक्स्ट्रा वाटर। जब हम नमक पानी से गरारा करते हैं तो नमक पानी उस सेल के कांटेक्ट में आता है, तो ये चूँकि हाई कॉन्सेंट्रेट है और इस सेल के अंदर भरा हुआ लिक्विड लो कॉन्सेंट्रेट है, इसलिए ऑस्मोसिस की वजह से सेल के अंदर भरा हुआ एक्स्ट्रा पानी बाहर आ जाती है और हमको खराश से रिलीफ मिलता है। ये हो गया हमारा ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड महत्व। अब हम दूसरा देखते हैं प्लांट से। प्लांट में हम जानते हैं कि बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ गर्मी के मौसम में भी जीवित रहती है। तो हमारे पास एक स्वाभाविक सी प्रश्न उठता है कि आखिर इन पौधों में छोर तक, पत्तियों तक पानी कैसे पहुंचती है। क्योंकि ऊंचे ऊंचे पेड़ कई मंजिला इमारत के समान होते हैं और एक मंजिला इमारत में भी पानी अपने आप नहीं चढ़ती, उसके लिए हमको कोई एडिशनल एजेंसी मोटर की तरह उपयोग करना पड़ता है। तो सामान्य क्वेश्चन क्रिएट होती है, क्या पानी पेड़ के अंदर मोटर होता है जो जड़ से पानी खींच के पत्तियों तक पहुंचाता है। तो इस प्रश्न के उत्तर भी ये ऑस्मोटिक देता है अपने को। चूँकि हर प्लांट्स नंबर ऑफ सेल्स से बने होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स से बने रहते हैं और इस सेल की अगर देखें हम लोग, अगर मान लो इसको सेल मानते हैं, ये सेल का न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम सेल लिक्विड या सेल सेप बोलते हैं, सेल सेप बोलते हैं। और एक कोशिका भित्ति होती है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होता है जो कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करता है और ये सेल सेप के अंदर भरा हुआ लिक्विड कांटेक्ट में होता है, सॉरी हाई कॉन्सेंट्रेट होता है। अब हम यहाँ मान लो इसको अगर पानी से डुबा दें, पानी में भरे हुए बर्तन में, तब हमको पता है कि पानी लो कॉन्सेंट्रेट होता है इसके सेल सेप के कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। इसलिए क्या होती है, यहाँ से पानी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सेल के अंदर जाती है, ऑस्मोसिस की क्रिया हो रही है, एंडो ऑस्मोसिस। और इस तरह से क्या होती है, पौधों में मिट्टी से पानी अवशोषित करने का गुण पाया जाता है जो कि परासरण की क्रिया से है। फिर से हम देखते हैं कि जड़ पौधे बहुत सारे प्लांट सेल से बने रहते हैं। प्लांट सेल में एक अंदर में लिक्विड भरा रहता है जिसको हम सेल सेप बोलते हैं और उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करता है। सिंस सेल्स द कंसंट्रेशन ऑफ सेल सेप इज़ ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल वाटर, और इस केस में पानी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सेल के अंदर प्रवेश करती है और इस तरह पत्तियों के विभिन्न छोर तक पानी पहुंच जाती है। दूसरा हम देखते हैं कि मर्सी लैंड या मर्सी सॉइल कई बार क्वेश्चन आ सकता है। इसको देखते हैं कि इस इलाके में, इसको बोलते हैं दलदली ज़मीन या दलदली ज़मीन पर या दलदली क्षेत्र में बोल सकते हैं। दलदली क्षेत्र में पौधे जल्दी नहीं लगते, इस पर विचार करते हैं। चूँकि यहाँ पर दलदली क्षेत्र में जो प्लांट्स के अंदर जो सेल होता है, सेल सेप होता है, सेल सेप हाई कॉन्सेंट्रेट होता है और किससे, वाटर से। इसलिए वाटर क्या होगी, सेल सेप के अंदर आएगा, मेम्ब्रेन क्रॉस करके सेल सेप में आएगा और इसलिए सेल की साइज़ क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा
और फूलने से उसकी जो रूट हेयर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्रस्ट हो जाएंगे, और ब्रस्ट होने की वजह से क्या होते हैं, पौधे मर जाते हैं, उगते नहीं हैं। फिर से एक बार देखें कि मर्सीलैंड या मर्सीसाइल इलाके में दलदली क्षेत्रों में पौधे जल्दी नहीं उगते। उसका कारण है कि चूंकि उसके उन पौधों के अंदर कोशिकाओं में जो लिक्विड होता है जिसको सेल से बोलते हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेट होता है और पानी लो कॉन्सेंट्रेट का होता है, और इसलिए क्या होती है, पानी उस सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कोशिका के अंदर जाती है, जिससे कोशिका फूल जाती है, और कोशिका फूलने से जो रूट हेयर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और फलस्वरूप वो पौधा मर जाता है। ये हो गई हमारी प्लांट के क्षेत्र में। इस पौधों के क्षेत्र में देखते हैं इसका उपयोग। तीसरा है इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस। इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस में यहाँ पर हम देखते हैं डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, समुद्री जल से नमक पृथक करना, डीसैलिनेशन कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको कि ये रिवर्स ऑस्मोसिस पर आधारित है, जिसको हमने पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ हम अगर देखते हैं कि ये मान लो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर इस प्रोसेस के लिए स्पेशली सेलुलोज एसीटेट अगर यूज़ करते हैं तो ज़्यादा प्रीफ्रंटियल मेम्ब्रेन का काम करता है वो। यहाँ पर हम लेते हैं सी वाटर, और यहाँ पर है वाटर। यहाँ पर ये आउटलेट टैप बना रहता है जहाँ से एक्स्ट्रा वाटर को ड्रेन आउट की जा सकती है, और यहाँ पर लेती है एक पिस्टन लगाने की व्यवस्था होती है। देखते हैं अगर इस चैम्बर पर हम सी वाटर भरते हैं और यहाँ पर अगर वाटर है तो हमको पता है कि सी वाटर की कंसंट्रेशन वाटर के रिस्पेक्ट में अधिक होता है, और चूंकि ये दोनों मेम्ब्रेन से सेपरेट हैं इसलिए ऑस्मोसिस होगी, और यहाँ पर क्या होगा, ये पानी सी वाटर की ओर प्रवेश करेगा। लेकिन यदि हम यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर डालें जो इसके ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होगा तो क्या होगी, ऑस्मोसिस फिनोमेना रुक जाएगी। और यदि प्रेशर करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर को अगर लगाते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर के, सी वाटर के ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक अगर एक्सटर्नल प्रेशर डालते हैं तो ये ऑस्मोसिस फिनोमेना रिवर्स हो जाती है, और रिवर्स होने की वजह से यहाँ पर सी वाटर में उपस्थित जल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वाटर चैम्बर की ओर आते हैं, और यहाँ से एक्स्ट्रा वाटर फ्लोट हो जाता है, और इस तरह से समुद्री जल से नमक बाहर हो जाती है और यह पानी पोर्टेबल हो जाता है। ये हो गई इंडस्ट्रियल यूज़। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं और बहुत सारी प्रश्नों के उत्तर देने की प्रयास करते हैं। यहाँ देखते हैं हम अचार में नमक डालते हैं, अचार में नमक डालते हैं, नमक डालकर सुखाते हैं। दूसरा देखते हैं कि मुरझाए फूल से अगर उदाहरण दिया जाए। तीसरा देखते हैं कि अगर सिकुड़े हुए फल वेजिटेबल, तो यहाँ पर सिकुड़ा हुआ वेजिटेबल या सब्जी, इन तीनों से पर अगर देखें तो क्या घटना होती है। जैसा कि आप जानते हो कि घरों में जब अचार बनाते हैं तो अचार, जैसे मान लो आम के अचार बनाए तो आम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसको नमक में मिक्स की जाती है, और नमक में मिक्स करके उसको हम जब छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, तब हम पाते हैं कि वहाँ पर क्या हो जाती है, पानी हो जाता है, और वो जो पीस होता है, मान लो मैंगो पीसेस हैं, वो क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। इस घटना को समझते हैं
मान लो हमारा ये मैंगो पीस है, डायग्राम पर ध्यान मत देना, लॉजिक पे ध्यान देना है, डायग्राम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये मान लो अगर अचार की एक पीस है तो ये यहाँ पर क्या होगा, इसका पूरा ये हिस्सा, ये इसकी स्किन पार्ट है और इसके अंदर क्या रहता है, वाटर रहता है। जब इस पीस को हम सॉल्ट के कांटेक्ट में लाते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन, तो चूंकि सॉल्ट क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेट होता है और यहाँ जो भरा हुआ पानी है वो लो कॉन्सेंट्रेट होता है। ये इसका स्किन पार्ट मेम्ब्रेन का काम करता है और इसलिए इस अचार की टुकड़े में से अंदर जो पानी रहता है वो बाहर निकलती है, एक्सोऑस्मोसिस होता है और ये पीस ड्राई हो जाता है, पीस ड्राई हो जाता है। इसीलिए अचार बनाते समय उसको नमक डाल करके रखा जाता है। दूसरा हम देखते हैं, मुरझाए फूल को अगर पानी में डालते हैं तो फिर से वो ताज़ा हो जाता है। चूँकि मुरझाया फूल सूखा हुआ फूल की तरह, अर्थात उसमें से जो नमी है वो बाहर निकला हुआ रहता है, अर्थात उसके अंदर जो लिक्विड रहती है वो हाई कॉन्सेंट्रेट होता है। जब इसको हम पानी के कांटेक्ट में लाते हैं तो पानी क्या हो जाएगी, लो कॉन्सेंट्रेट होगा। मुरझाया हुआ फूल के अंदर लिक्विड है वो हाई कॉन्सेंट्रेट होता है और इसलिए यहाँ पर ऑस्मोसिस की फिनोमेना होगी और पानी सेल को क्रॉस करके फूल के अंदर जाता है और फूल पुनः ताज़ा हो जाता है। ठीक इसी तरह से हम सिकुड़ा हुआ सब्जी की बात करें तो सिकुड़ा हुआ सब्जी का मतलब कि सब्जियों को अगर बाहर रख देते हैं तो उसकी नमी क्या होती है, वेपर आउट हो जाता है और वो क्या होती है, सब्जी लिम्फ हो जाता है। तो यहाँ पे जो लिम्स वेजिटेबल हैं उसको अगर पानी में डालते हैं तो फिर से वो ताज़ा हो जाता है। इसका कारण है कि यहाँ पर वेपराइजेशन के थ्रू फल के अंदर जो लिक्विड होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। जब इसको पानी में डुबाते हैं तो पानी क्या होती है, उसके रिस्पेक्ट में लो कॉन्सेंट्रेट होता है, इसलिए पानी सब्जी की स्किन को क्रॉस करके अंदर घुस जाती है और सब्जी ताज़ी हो जाती है। ये तो हो गए हमारे बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ परासरण दाब, परासरण या ऑस्मोसिस। अब हम देखेंगे बर्कले हार्टले एक्सपेरिमेंट। बर्कले हार्टले विधि, यह परासरण दाब मापने की एक विधि है। परासरण दाब मापन की एक विधि है। वैसे तो बहुत सारी विधियां मापने की, लेकिन सबसे रिलायबल बर्कले हार्टले होता है। इसका जो सिद्धांत होता है, यह किस सिद्धांत पे कार्य करती है, यह एक्सटर्नल प्रेशर बेस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन पर आधारित होती है। हमने ऑस्मोटिक प्रेशर की एक डेफिनेशन एक्सटर्नल प्रेशर बेस्ड देखा है, उस पर ही आधारित होता है। इसको हम समझते हैं इसकी स्ट्रक्चर से। मान लो हमारे पास एक बेलनाकार सिलेंडर है जिसकी वॉल मेम्ब्रेन से बना है, अर्धपारगम्य झिल्ली से बना है और यहाँ पर दोनों छोर में, सिलेंडर की दोनों छोर पर एक साइड ट्यूब होता है। ये साइड ट्यूब होता है। इसके ऊपर यहाँ पर एक और बड़ा वाला बेलन के अंदर इसको फिट कर दिया जाता है और इसकी एक सिरे पर पिस्टन लगाने की व्यवस्था होती है और पिस्टन को लगाए गए बल को रीड करने के लिए यहाँ पर एक मैनोमीटर लगा रहता है। तो इस तरह से हम अगर बर्कले हार्ट एक्सपेरिमेंट को देखें, फिर से एक बार देखें, ये क्या है, एक बेलनाकार मेम्ब्रेन का सिलेंडर है जिसके वॉल सेमी पैरेलल मेम्ब्रेन से बना है, जिसके दोनों ओर साइड ट्यूब लगे हैं। यह सिलेंडर
एक बड़े रेडियस के सिलेंडर के अंदर इंसर्ट रहता है जिसकी वॉल रिजिड बॉडी होती है और इसकी वॉल पर पिस्टन फिट करने के लिए जगह होती है और पिस्टन को रीड करने के लिए यहाँ पर एक मैनोमीटर फिट होता है। देखते हैं हम इसकी, यदि हम इस इनर सिलेंडर पर अगर हम पानी भरते हैं, इनर सिलेंडर पर अगर हम मान लो वाटर भरते हैं और आउटर सिलेंड्रिक पार्ट पर अगर हम सॉल्यूशन भरते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन और इसको हम लेते हैं वाटर, पानी भरा है। ऐसा करने से स्पष्ट है, चूंकि ये मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम झिल्ली है, ये सेमी परमियाबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली। ये हमारा पिस्टन, ये हमारा मैनोमीटर, यहाँ पर डालेंगे एक्सटर्नल प्रेशर, यहाँ इस रीजन में भरा हुआ यहाँ तक की लेवल तक भरा है जल। देखिए, ऐसा व्यवस्था करने से हमको स्पष्ट है कि जो पानी है मीन्स विलायक है, वह विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा सेपरेटेड है। और जब भी ऐसी व्यवस्था मिलती है तो एक ऑस्मोसिस की फिनोमेना होती है जिसमें विलायक के कण क्या करेंगे, मेम्ब्रेन को पार करके इधर आने लगेंगे। और अगर ऐसा होता है तो साइड ट्यूब में पानी का लेयर नीचे गिरने लगता है। जैसे ही लेयर नीचे गिरेगा, हम इस पिस्टन से एक्सटर्नल प्रेशर डालते हैं और एक्सटर्नल प्रेशर इतना कम से कम प्रेशर डालते हैं ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए। ऑस्मोसिस कैसे, कब रुका, ये कैसे पता चलेगा? यदि इस साइड ट्यूब पर जल की तल स्थिर बना रहेगा, नीचे गिरना बंद हो जाएगा, वही क्या होगी, उसकी एक्सटर्नल प्रेशर होगी। तो ऑस्मोसिस को रोका जा रहा है। हमने इस परिभाषा में पढ़ा था, किसी द्रव का प्रासरण दाब वह बाह्य दाब होता है, कम से कम बाह्य दाब होता है जिसे विलयन पर लगाने से प्रासरण दाब रुक जाती है। इसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है बर्कले-हार्टले एक्सपेरिमेंट। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला, चूंकि इसमें इक्विलिब्रियम तुरंत सेटअप हो जाता है, इसलिए यह क्या हो जाएगी, क्विकली एंड एक्यूरेट वैल्यू देता है। क्विकली होता है और एक्यूरेट होता है। इसके द्वारा निकाला गया प्रासरण दाब एक्यूरेट होता है। दूसरी चीज़, चूंकि यहाँ पर ऑस्मोसिस को रोक दिया गया है और ऑस्मोसिस होने ही नहीं दिया जाता, इसलिए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन नहीं बदलती और इसलिए इसको रीयूज़ किया जा सकता है। नो चेंज द concentration of solution, so it may reuse, इसको रीयूज किया जा सकता है। थर्ड होती है, चूंकि यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है, एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है, इसलिए यहाँ झिल्ली फटने की डर नहीं होती, झिल्ली फटने की डर नहीं होती, मेम्ब्रेन फटने की डर नहीं होती। यदि हमको पूछता है कि बर्कले-हार्टले एक्सपेरिमेंट के 3 स्पेशल फीचर लिखिए, तो हम लिख सकते हैं, इसमें साम्यावस्था तुरंत स्थापित हो जाता है और इसके द्वारा निकाला गया प्रासरण दाब एक्यूरेट होता है। पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, चूंकि इसमें प्रासरण होने ही नहीं दिया जाता, इसलिए सॉल्यूशन की सांद्रता नहीं बदलती, फलस्वरूप इस विलयन को हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, चूंकि यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है, इसलिए यहाँ पर झिल्ली फटने का डर नहीं होता है। ये तो हो गई हमारी बर्कले-हार्टले एक्सपेरिमेंट। अब हम देखेंगे
प्रासरण दाब से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स। पहला प्रश्न लेते हैं हम लोग। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% कैन शुगर एट 15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पहले हम देखते हैं, हमको पता है पाई की जो फार्मूला होती है वो होता है WB/RT अपॉन MB/V, अगर ये लीटर में है तो। अगर वॉल्यूम ml में दिया रहेगा तो ये फार्मूला हो जाएगी WB/RT इंटू 1000 अपॉन हो जाएगा MB/V, ये ml में। दोनों में से जो इजी पड़ेगा वो फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं हमको इसमें ये क्या क्या दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया होगा, R की वैल्यू। R इज इक्वल टू है 0.0821 लीटर पर ATM पर केल्विन पर मोल, ये अपने को दिया है। अब हम देखते हैं, दिया है पहला, यहाँ पर WB दिया है 5%, मतलब 5 ग्राम, और MB कैन शुगर का MB होता है 342 ग्राम। टेम्परेचर दिया है 15 + 273 इज इक्वल टू 288 केल्विन, और R दिया है 0.0821, और वॉल्यूम V इज इक्वल टू है, चूँकि ये परसेंट में है मतलब यहाँ पर वॉल्यूम क्या है 100 ml है। तो यदि हम ml की फार्मूला लगाते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो पाई इज इक्वल टू हो जाएगा WB 5 इंटू 0.0821 इंटू 288 इंटू 1000 अपॉन 342 इंटू 100। अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर आएगा 3.45 ATM। ये हो जाएगी उस कैन शुगर सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर से एक बार देखते हैं संक्षिप्त। ये प्रश्न दिया है 5% गन्ने की रस की विलयन की 15 अंश सेंटीग्रेड पर ऑस्मोटिक प्रेशर का मान ज्ञात करो, जहां R इज इक्वल टू इतना दिया है। चूँकि पाई की फार्मूला ये होती है या फिर ये होती है, चूँकि यहाँ पर 5% दिया है, माने वॉल्यूम 100 ml में है, इसलिए हम ml की फार्मूला यूज़ करेंगे। WB 5 ग्राम, MB 342 ग्राम, T 288 केल्विन, R दिस वॉल्यूम 100 ml। वैल्यू पुट करने पर ऑस्मोटिक प्रेशर मिलता है 3.45 ATM। अब हम एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, एट what concentration of solute P the solution will be isotonic with 5% solution of urea। मतलब 5% यूरिया के विलयन की समपराशरी विलयन सॉल्यूट की कितनी कंसंट्रेशन की होगी, माने P का कौन सी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन 5% यूरिया के सॉल्यूशन के आइसोटोनिक होगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। चूँकि देखते हैं पहले पाई यूरिया के लिए ये फार्मूला होगा WB/RT 1000 अपॉन MB/V, ये ml। यहाँ इसके लिए गिवन देखते हैं, WB इज इक्वल टू 5% मीन्स 5 ग्राम,
V हो जाएगा 100 ml। MB यूरिया की फार्मूला होती है NH2CONH2। वैल्यू पुट करेंगे 28 + 4 + 12 + 16 = 60 ग्राम पर मोल। अब अगर वैल्यू पुट करते हैं हम लोग तो अपने को मिलेगा 5 × R × T 1000 बटे 60 × 100। जब इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 5 × R × T × 10 बटे 60। यहाँ से अगर काटें तो 5 × R × T बटे हो जाएगा 6। इक्वेशन नंबर 1। अगर हम पाई निकालना चाहते हैं सॉल्यूट P के लिए तो यहाँ पर हमको क्या क्या दिया है, यहाँ दिया है WB अपने को फाइंड आउट करना है। V होगा 100 ml और इसकी MB दिया है 342 ग्राम पर मोल। यहाँ दिया है कि MB ऑफ P = 342 ग्राम पर मोल, ये दिया है। वैल्यू अगर पुट करते हैं तो पाई P = हो जाएगा WB × R × T × 100 अपॉन 342 × 100। यहाँ से ये कट जाएगा। अभी हो जाएगी WB × R × T अपॉन, इसको अगर डिवाइड करें तो 34.2, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखते हैं, चूंकि ये दोनों आइसोटोनिक है तो आइसोटोनिक कंडीशन में फॉर आइसोटोनिक पाई यूरिया = पाई P होगा। वैल्यू पुट करें तो हो जाएगा 5 × R × T अपॉन 6 = WB R × T अपॉन 34.2। यहाँ से ये कट जाएंगे। WB बराबर आया, WB बराबर 34.2 × 5 अपॉन 6। जब इसको सॉल्व किया जाए तो इसकी वैल्यू आएगी 28.5 ग्राम, अर्थात P की वेट 28.5 ग्राम आएगा। फिर इसको एक बार देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट P द सॉल्यूशन विल बी आइसोटोनिक विथ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। MB ऑफ P = दिस। यहाँ पर फार्मूला ये होती है। यूरिया के केस में हमको ये मिला दिया है और P की केस में हमको ये मिला है। वैल्यू पुट करने पर यूरिया की केस में ये मिला, P की केस में ये मिला। आइसोटोनिक की कंडीशन होती है दोनों की ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है, इसलिए हमने दोनों की वैल्यू को कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद वी ऑब्टेन 28.5 ग्राम ऑफ P, अर्थात उस विलयन की कॉन्सेंट्रेशन 28.5 ग्राम होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो हम लाएंगे वान टॉप फैक्टर के रूप में, जो कि वह इस चैप्टर की सबसे मेन पार्ट होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या डेविएशन शो करता है वो हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।